नमस्कार, मैं हूं सोनिया। विशेष में आपका स्वागत है। देश भर में कोरोना के मामलों की रफ्तार अब कुछ कम होने लगी है। हालांकि यह आंकड़ा 60,000 के पार है, लेकिन हालात अब कुछ काबू में आने लगे हैं। इन सबके बीच एक बड़ा सवाल ये है कि अब दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर का खतरा देश भर में मंडरा रहा है, और क्या वाकई हम तैयार हैं? केंद्र सरकार और तमाम राज्य सरकार क्या इस चुनौती से निपटने के लिए तैयार हैं? क्या मुकम्मल तैयारियां कर ली गई हैं? और इस बीच एक सबसे अहम मुद्दा ये भी है कि इस कोरोना काल में डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ जैसा जो पैनिक की जो सिचुएशन क्रिएट हुई थी, इस पैंडेमिक से लड़ने के लिए हम कितने तैयार हैं? इन तमाम मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में डॉक्टर बलजीत कौर मौजूद हैं। डॉक्टर बलजीत कौर असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, पंजाब गवर्नमेंट। डॉक्टर बलजीत, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच। डॉक्टर बिल, चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो जब हम पहली वेव की बात कर रहे थे, दूसरी वेव काफ़ी डेडली और इन्फेक्शियस रही, और इसके बाद अब तीसरी वेव की बात हो रही है। पंजाब की अगर बात करें, एक स्पाइक देखने को मिला था। हालांकि हालात अब काफ़ी हद तक काबू में आ चुके हैं, चाहे कोरोना की बात हो और ब्लैक फंगस की बात हो। किस तरीके की हाल फिलहाल स्थिति है, बताएं तो। इस वक्त तो चीज़ें बहुत बेहतर हो रही हैं। टोटल अगर हम शुरू से देखें तो हमारे 1 करोड़ लोगों की टेस्टिंग हुई है, जिसमें से अबाउट 6 लाख लोग पॉजिटिव निकले हैं और ज़्यादातर वापस घर जा चुके हैं। इस वक्त हमारे पास अबाउट 11,500 लोग हैं जो अभी भी एक्टिवली पॉजिटिव हैं। और जब हम वेव्स की बात करते हैं ना, ये तो तब पता चलता है जब नंबर्स बढ़ जाते हैं कि इतने बढ़ गए हैं, तो हम कहते हैं कि ये वेव आने वाली है या आ रही है। और जैसे जैसे ठीक होने लगते हैं तो हम कहते हैं कि ये वेव जा रही है। जी बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है डॉक्टर बलजीत की, पहली वेव के बाद भी देखा गया कि एक स्टैग्नेंट पॉइंट आ गया था। उसके बाद लोग थोड़े से लापरवाह नजर आए। शायद कहीं केंद्र सरकार, राज्य सरकारों में भी मुकम्मल तैयारियों की कमी थी, और दूसरी वेव में हमने देखा कि एकदम से बहुत ज़्यादा स्पाइक देखने को मिला और बहुत ज़्यादा जाने हम ऑलरेडी गंवा चुके हैं। तीसरी वेव के लिए पंजाब कितना तैयार है, मैं कहूँ हेल्थ डिपार्टमेंट खासकर? या हम हर बार जब तैयारी की बात करते हैं तो हम डिपार्टमेंट की तैयारी की बात करते हैं, लेकिन जब बीमारी होती है तो हम सबको होती है। सो जब हम तैयारी की बात करें तो आज अगर मैं कहना चाहूँ तो हम सब कितना तैयार हैं, ये ज़्यादा बड़ा सवाल है बनस्पत की हम कहें कि सरकारें कितनी तैयार हैं। क्योंकि एक सिंपल सी बात मैं सभी को बता देना चाहती हूँ कि दुनिया का कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पे कि जितने लोग हैं उस मुल्क के उतने बिस्तर या उतना इंतज़ाम अस्पताल में अवेलेबल हो। सो एट अ पॉइंट इन टाइम हम एक लिमिटेड नंबर लोगों का इलाज कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले जो ज़रूरी बात है कि हम कितना तैयार हैं कि जो सेकेंड वेव जा रही है और थर्ड वेव ना आए, उसके बीच में हम क्या कर सकते हैं। सो पहली बात तो आपके माध्यम से और दूरदर्शन के माध्यम से मैं सभी को ये बताना चाहूँगी कि हमें सबको बहुत ज़रूरी है कि हम अपने मास्क पहन के रखें। सो अगर आप मुझे टाइम दें तो मैं 1 मिनट में सबको बताना चाहूँगी कि आप इस तरीके का मास्क खरीदें। N95 मास्क हर एक को लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर एक क्लिप रहता है, इसको आप नाक पे लगाएं और इनको कान के पीछे लगाएं। और यूजुअली ये मास्क हमारी सारी फेस को कवर करता है। और इसके साथ जो हमारा इस मास्क को यूज़ करने का सही तरीका होता है, उतारने का तरीका भी इसको साइड से पकड़ के उतारना होता है। बहुत लोग बीच में यहाँ से हाथ लगाते हैं तो मास्क खराब हो जाता है। अब सेकंड बात हमारे दिमाग में आती है कि ये मास्क हमने
कब तक इस्तेमाल करना है और कब इसको फेंकना है। Right. तो जब ये गीला हो जाए, गंदा हो जाए, तब हम इसको नहीं इस्तेमाल करेंगे और नया मास्क लेकर इस्तेमाल करेंगे। ये सर्जिकल मास्क है जो 3 प्लाई का है। बहुत लोग अपने घर से हैंडमेड मास्क भी यूज़ करते हैं। ये मेरी एक फ्रेंड ने बड़े सुंदर से फूल काट के बनाया था। अगर आप ये भी मास्क यूज़ करें तो बहुत अच्छा है। इसको भी आप ऐसे पहन सकते हैं और अपना ये लगा सकते हैं। लेकिन ये जो हैंडमेड मास्क होते हैं, इनको सिर्फ आपको साफ रखना ज़रूरी होता है और ये आपके धुले हुए हों। बहुत से फैंसी मास्क इस तरीके के भी आते हैं जो मार्केट में, आप उनको भी पहन सकते हैं। बट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपने मास्क को पहन के रखना है। तो इसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी हाइजीन। और दूसरी बात आती है हैंड हाइजीन। सो हैंड हाइजीन की जब बात आती है तो यूजुअली हम लोग अपने हाथ जो हैं वो ढंग से धोते नहीं हैं और बहुत से लोग सैनिटाइजर्स पे डिपेंड करते हैं। सो मेरी सबसे ये आग्रह रहेगा कि आप अपने हैंड्स को रिपीटेडली वॉश करें और वॉश सही ढंग से करें। सही ढंग क्या होता है कि आपने हाथ में साबुन लिया और इसको इस तरीके से 5 बार मिला। 5 बार करने के बाद आप हाथ को ऐसे लें और 5 बार यूं करें, फिर दूसरे हाथ से 5 बार ये करें। तीसरी बार आप अपने अंगूठे के 1 2 3 4 5 गिन कर करें, दूसरे अंगूठे को करें, अपनी कलाई के पास करें और उसके बाद टैप के नीचे हाथ धोएं। और अगर आप ये वाले हैंड हाइजीन तो आजकल स्कूल्स में भी सिखाने लग पड़े हैं। और तीसरी बात आती है सोशल हाइजीन। मैं इसको डिस्टेंसिंग का वर्ड यूज़ करना की परहेज इसलिए करती हूँ क्योंकि हर मुल्क का एक क्षेत्रफल होता है। सो उसमें कितने लोग रहते हैं उसके हिसाब से हाइजीन होती है। हर घर का भी एक क्षेत्रफल होता है। अगर मेरे घर में 2 लोग रहते हैं, काफ़ी सारी जगह है, तो हम एक दूरी मेंटेन करके रख सकते हैं। लेकिन मेरा घर अगर छोटा है और उसमें ज़्यादा लोग रहते हैं तो मुझे ये ज़रूरी होता है कि मुझे एक दूसरे से कितनी दूर रहना है। और फिर हम सबके साथ तो दूरी मेंटेन कर नहीं सकते अगर हमारा घर छोटा है। तो अगर कोई किसी को बुखार है, ज़ुकाम है, तो उससे दूरी कैसे मेंटेन करनी है। सिमिलरली थोड़ी सी हैबिट्स हमको चेंज करनी पड़ेंगी जब हम मार्केट स्पेसेस में जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा बाहर ना निकले। अगर ज़रूरत हो तो एक टाइम लिस्ट बनाकर जाएं। कुछ आदतें हमें पुरानी रिवायत है उसका ध्यान रखने की ज़रूरत है। एप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसको हम कहते हैं वो करना बहुत ज़रूरी। लेकिन डॉक्टर बलजीत, अगर हम बात करें पंजाब की खास तौर पे, तो एक जो स्पाइक ब्लैक फंगस के दौरान भी हमने देखा कि 20 दिनों में जो 53 डेथ्स हमने देखी और अब हालांकि हालात एक रुक गए हैं ब्लैक फंगस के केसेस पंजाब में। अब क्या कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम्स पंजाब गवर्नमेंट लेकर आई है और किस तरीके के योजनाएं आप उन तक पहुंचा रहे हैं अगर कोई पॉजिटिव हो जाता है और जो लोग होम क्वारंटाइन हो चुके हैं? और जो इसके रिलेटेड फैक्ट्स हैं हमारे ऑडियंस जो है वो हमारे मॉनिटर स्क्रीन्स पर भी देख सकती है। क्या कुछ डेटा रिसेंटली इस वक्त पंजाब में चल रहा है? कितने लोग रिकवर हो रहे हैं, कितने लोग अभी भी एक्टिव केसेस हैं और साथ ही ब्लैक फंगस के कितने केसेस हाल फिलहाल पंजाब में चल रहे हैं? जी, तो जैसे मैंने आपको बताया कि पहला होता है कि जब हम घूम फिर रहे हैं, हम नॉर्मल हैं और हमें कुछ नहीं हुआ है। सेकंड बात आती है कि अगर हम बीमार पड़ते हैं, बीमार मीन ज़ुकाम हुआ, बुखार हुआ, तो जो आप ब्लैक फंगस पे भी मैं आती हूँ 2 मिनट बाद। उसमें क्या होता है कि हम लोग बहुत बार घर पे बैठे रहते हैं। सो मेरा सबसे ये आग्रह है कि जैसे ही आपको कोई प्रॉब्लम होती है, 1 दिन 2 दिन अगर आपने बुखार की दवाई ले ली, ज़ुकाम को डिले करा, जितना जल्दी से जल्दी हो सके हेल्थ सेंटर पे जाएं, जाकर अपना टेस्ट कराएं। देखिए ये एक ज़ुकाम जैसा ज़ुकाम है, अगर उसको जल्दी पकड़ लेंगे तो ठीक हो जाएंगे। और टेस्ट कराने का क्या फ़ायदा है? एक तो हमें पता लग जाता है कि मैं पॉजिटिव हूँ कोविड के लिए या नेगेटिव हूँ। सो अगर मैं नेगेटिव हूँ तो मैं नॉर्मल बिहेवियर, मुझे क्या करना है। लेकिन अगर मैं पॉजिटिव हूँ तो सबसे पहले मुझे अपने परिवार के मेंबर्स को बचाना है। अब सारा संसार तो बहुत बड़ा परिवार हो जाता है, लेकिन जैसे ही मैं पॉजिटिव टेस्ट होता हूँ तो सबसे बड़ा जो उपराला पंजाब सरकार का है, जो आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगी, वो है कि आपके घर पे इस तरीके की किट आ जाती है जिसका नाम है फतेह किट। अब आप सोचेंगे कि ये
ऐसा उपराला है जो किसी और सरकार ने नहीं किया है अभी तक। और इस फतेह किट के अगर मैं आपको कंटेंट्स बताऊं तो इसके अंदर आपके पास कुछ पेपर्स दिए हैं। पहला पेपर है जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि कौन सी चीज़ें इस किट के कंटेंट्स क्या हैं। कंटेंट्स में आपको एक ब्रीफ उसमें दिखा देती हूँ। सेकंड पेपर है जिसमें आपने बताया है कि घर में आपको किस तरीके का बिहेवियर करना है और कौन सा नहीं करना है अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। इसमें एक और पेपर है जिसमें ये बताया है कि अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग हैं तो उनके साथ आपने कैसे बिहेव करना है, क्योंकि क्या है कि बुजुर्गों को इसकी प्रॉब्लम हो तो ज़्यादा सिवियर हो सकती है। एक ये चार्ट बनाया हुआ है जिस चार्ट में आपने अपना खुद का टेम्परेचर और ऑक्सीजन मेजर करके इस पे लिखना है। वो टाइम भी इसमें दिया हुआ है कि आपको कितनी बार लिखना है। तो आप इसको देखें। और ये जो मैंने अभी हैंड वॉशिंग का आपको तरीका बताया था, अगर आप किट का ध्यान करेंगे तो किट में आपको इतने 30 मास्क दिए हैं, आपके पास एक थर्मामीटर और ऑक्सीजन मेजर करने के लिए आपके पास पल्स ऑक्सीमीटर दिया है। सो आप ये सोचें कि आपके पास चीजें हमारे मॉनिटर स्क्रीन पर भी लगातार देख सकते हैं। ये आपके पास वेपोराइजर है, इसमें आपके पास सैनिटाइजर की एक बोतल है, कफ सिरप की बोतल है, गार्गल्स की बोतल्स हैं, और आपके पास सारी विटामिन और जितनी भी ज़रूरत की विटामिन सी, डी और जिंक है उनकी टैबलेट्स हैं, और इवन पैरासीटामोल जो चाहिए वो भी इस किट के अंदर अवेलेबल है। अब जब हम घबराते हैं कि हमने टेस्ट करवाने नहीं जाना, फिर हम घबराते हैं कि अगर पॉजिटिव आ गए, तो मेरा मैसेज ये रहेगा कि आप पहले लेवल पे घबराएं ना। जैसे ही आप अगर पॉजिटिव आ जाते हैं तो शर्माएं भी ना जी। जो आपके अगर आपको हेल्थ डिपार्टमेंट से कॉल आती है तो आप उनको अपना घर का पता बताएं और इस किट को रिसीव करें। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, इसके साथ आपको सामान मिलता है, इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं, आप अपने आप को बचा सकते हैं और अपने परिवार को बचा सकते हैं। आपको ऐसा नहीं लगता डॉक्टर बलजीत कि क्योंकि कोरोना के साथ एक सोशल स्टिग्मा, एक सोशल टैबू भी जुड़ा हुआ था शुरुआती दिनों में, उसकी वजह से भी लोग जो हैं, जो सरकारी योजनाएं भी थी, अगर मैं फतेह किट की भी बात करूं तो ज़्यादा उसको अवेल नहीं कर पाए? ऐसा होता है कि जब भी कोई चीज़ नहीं आती है ना तो बहुत से डर होते हैं लोगों के मन में, बहुत सी। और इवन अगर आप सरकार की बात करें, हमारे लिए भी कोरोना एक नई चीज़ थी, कोविड-19। सो हम लोग भी जितना हमें दूसरे देशों से ज्ञान मिला उसके हिसाब से हम अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। अब इसमें जब हम किट की बात करते हैं, इसमें ज़्यादा ज़रूरी होता है हमें ये देखना कि हम हेल्दी हैं या हमें और कोई और प्रॉब्लम है। अगर मुझे शुगर है, अगर मुझे ब्लड प्रेशर है तो मुझे उसको कंट्रोल में करना है। अगर मेरी डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं है और अगर वो शुगर बढ़ कम रही है, मैं उसको मॉनिटर नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे ये वायरस ज़्यादा अटैक कर सकता है, मेरे ज़्यादा ऑर्गन्स को भी अटैक कर सकता है। अगर मैं कोई और दवाइयाँ खा रही हूँ, इम्यूनोसप्रेसेंट्स, या मेरी बॉडी की मोटे तौर पे अगर आप कहें कि मेरे बॉडी में किसी भी बीमारी से लड़ने की शक्ति कम है, तो उस वक्त मुझ पे नेचुरली बाहर की चीज़ों का अटैक ज़्यादा होगा। सो जो वो होते हैं बुज़ुर्ग लोग या जो ज़्यादा बीमार लोग हैं, उनको चाहिए कि डॉक्टर के कांटेक्ट में आएँ, अपनी शुगर को कंट्रोल करें। और ब्लैक फंगस भी उन्हीं लोगों को होती है जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस, कॉम्प्लिकेटेड केसेस जो पहले दौर में जो है कुछ लापरवाही बरतते हैं, तो ये सब चीज़ों का ज़रूर ध्यान देने की ज़रूरत है। वैक्सीनेशन ड्राइव की डॉक्टर बलजीत हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमने कुछ लोगों से स्टूडियो से बाहर भी बात की है जो वैक्सीन लगवा चुके हैं, उनका क्या कुछ कहना है वो सुन लेते हैं, उसके बाद हम अगला सवाल लेंगे। मेरा नाम अभिषेक कुमार है और वैक्सीनेशन के लिए आज मैं आया हूँ, जो कि इस वक्त कोविड की इस वक्त सबसे ज़्यादा महामारी है और इसका मेन इलाज वैक्सीनेशन ही है। सो आई थिंक हर आदमी को जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट अपने आप को करा लेना चाहिए, तो ही हम हर्ड इम्यूनिटी के तरफ पहुंचेंगे और हम कोरोना से जीत पाएंगे। मेरा नाम रोहित कुमार है और उम्र 33 साल है और कोविशील्ड लगवाई अभी आधे घंटे पहले ही, और पहली डोज लगवाई है। सबको नॉर्मल है, सबको लगवानी चाहिए और हमें कोरोना से लड़ने के लिए सबको डलवाने, किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेरा नाम कुलदीप है, मैं नए गांव से यहाँ पे सारंगपुर में वैक्सीन लगाने आया हूँ और ये मेरी फर्स्ट डोज है और हमें सभी को ये वैक्सीन लगानी चाहिए, हम सबकी जिम्मेदारी है
इससे हम इस रोग से छुटकारा पाएंगे और हर एक व्यक्ति को आके वैक्सीन लगानी चाहिए। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है और ये हम सबके लिए सेफ है। मेरा नाम संगीता है और हम यहाँ नया गांव से सहारनपुर में वैक्सीन लगाने आए हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ना ही कोई पेन होता है। हम सबको कोरोना की वैक्सीन लगानी चाहिए और इस बीमारी से जल्दी हमें वैक्सीन लगा के छुटकारा मिले। मेरा नाम शिल्पा है और मैं यहीं से आई हूँ, ढकोली ज़रकपुर से। ये कैंप बहुत ही फ़ायदेमंद है, बहुत ही यूज़फुल है। जो लोग अवेयर नहीं है उनको भी मैं अवेयर करना चाहूँगी कि कोविड वैक्सीनेशन लगाना चाहिए, ये आजकल की ज़रूरत है और हमें इसको सपोर्ट करना चाहिए। सबको आगे आना चाहिए और वैक्सीनेशन लेना चाहिए। तो चलिए, लोगों का काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिल रहा है डॉक्टर बलजीत। लेकिन मैं जानना चाहूँगी कि जब हम पंजाब की बात करते हैं तो कुछ बॉर्डर एरियाज़ में और ख़ासकर रूरल पंजाब में कितना चैलेंजिंग रहा वैक्सीनेशन ड्राइव और हाल फिलहाल क्या स्थिति है, कितने लोग वैक्सीनेटेड जो है वो हो चुके हैं? हमारे पास अबाउट 30.5 लाख लोग हैं जो 45 साल के ऊपर हैं और उन्होंने वैक्सीनेशन लगाया है। और जो ड्राइव की बात होती है तो फर्स्ट लेवल पे हमने जो अपने हेल्थ केयर वर्कर्स थे उनको लगवाया था वैक्सीनेशन और उसमें अबाउट 2 लाख से ऊपर लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं। और जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनमें अबाउट 11 लाख के आसपास फ्रंट लाइन वर्कर्स लगा चुके हैं। सो वैक्सीनेशन के दोनों डोजेस तो मैंने भी लगवाए बीइंग अ हेल्थ केयर वर्कर एंड उसका फ़ायदा रहता है। और एक छोटी सी निजी एग्जांपल बता देती हूँ कि मेरी डॉटर को फर्स्ट डोज लगा था, सेकेंड डोज के बीच में कोविड पॉजिटिव हुई हैं लेकिन मैं पॉजिटिव नहीं हुई। सो अगर आप ने वैक्सीनेशन लगाया है तो आपके चांसेस बीमारी को ना पकड़ने के बढ़ जाते हैं और अगर आपको बीमारी होती भी है तो बहुत माइल्ड होती है। मेरी डॉटर को फर्स्ट डोज लगा हुआ था तो उनको हल्का सा बुखार हुआ, कुछ प्रिकॉशंस लेकर वो ठीक हो गई। सो मैं सभी से ये आग्रह करूंगी कि वैक्सीनेशन तो ज़रूर लगवाना चाहिए। लेकिन डॉक्टर बलजीत, वैक्सीनेशन को लेके शुरुआती दौर में देखा गया कि लोगों में काफ़ी ज़्यादा भ्रांतियां भी देखने को मिली ब्लैक फंगस को लेकर, हालांकि क्योंकि एक महामारी के बाद फिर दूसरी महामारी सामने देखने को मिली, उससे किस तरीके से टैकल किया गया? क्योंकि अब जब केसेस काफ़ी कम हैं तो निश्चित तौर पर डिपार्टमेंट में एक सराहनीय काम किया है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो भ्रांतियों को रूरल एरियाज़ में किस तरीके से मतलब हटाया गया या उनको डील किया गया? जो पंजाब गवर्नमेंट की पहली जो स्पेशल अचीवमेंट फतेह किट की मैंने आपको बताई, जो सेकंड स्पेशल अचीवमेंट है जो और किसी सरकार ने नहीं करी, वो ये है कि देयर हैज़ बीन टेली सेशंस। हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनके साथ ऑलमोस्ट रेगुलरली डेली बेसिस पे भी और पीरियोडिकली भी हर एक सेक्शन को लेटेस्ट अपडेट, क्योंकि ये रोज़ चेंज होने वाली चीज़ थी, हम खुद लर्न कर रहे थे। सो वो जो सेशंस होते रहे हैं अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ आवर चीफ मिनिस्टर एंड आवर चीफ सेक्रेटरी एंड आवर सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर्स, ये जो सेशंस रहे हैं ये ज्ञान को नीचे सही ढंग से पहुंचाने का एक विशेष उपराला था। और जो तीसरा इम्पोर्टेंट काम हमने किया है वो ये है कि हमने हर एक कोविड पॉजिटिव पेशेंट जो होम आइसोलेशन था उसके लिए एक स्पेशल सर्विस जो टेली कम्युनिकेशन सर्विस थी। और इस माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूँगी कि अगर आप पॉजिटिव हैं और आपके घर में कोई फ़ोन कॉल आती है डिपार्टमेंट से तो उसको रिसीव करें। हमने लोगों को होम ट्रेनिंग दी है। आप हैरान हो जाएंगे सोच के कि हमने जो भी कोई फ़ोन उठाता है उसको एक IVRS सर्विस होती है जिसके साथ व्हाट्सएप और बॉट सर्विस में जितने मैसेजेस हैं वो जाने शुरू हो जाते हैं और होम ट्रेनिंग में जो बीमार है उसको, और अगर वो एक और नंबर शेयर करता है अपने घर के मेंबर को तो उसको भी हमने ये सिखाने की कोशिश करी है कि आपने अपने जो चाहने वाला है जो बीमार है उसका ख्याल कैसे रखना है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि हर एक ने इस सर्विस को अवेल किया है, मेरे पास बहुत डिटेल डाटा है कि हमने कितनी कॉल्स करी, कितने लोगों ने कॉल्स नहीं रिसीव करी और कितने लोगों ने ट्रेनिंग्स कंप्लीट करी। तो जो आप कह रहे हैं ना कि मैसेजेस कैसे डिलीवर होते हैं,
हम अवेयरनेस करते हैं, और अवेयरनेस के बाद जब हम बिहेवियर चेंज एक्सपेक्ट करते हैं तो उसमें बहुत लंबा एक जर्नी होता है। तो मेरी उम्मीद सभी से यही है कि जो भी बात हम कर रहे हैं इसको आप अपने मन में प्रोसेस करें और अपने बिहेवियर में चेंज लाएं, ताकि हम एक हेल्दी समाज देख पाएं। बिल्कुल डॉक्टर बलजीत, एक बहुत ही अहम सवाल है, जैसे कि हमने पहले भी शुरुआती टाइम में कहा कि कोरोना फेज़ में हम देख रहे हैं कि लोग क्योंकि इस लॉकडाउन में अकेले भी रहे, आइसोलेशन में रहे, एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुआ, फिर चाहे वो कोविड को लेकर था या फिर जो भ्रांतियां फैल रही थी, अब ब्लैक फंगस की बात कर रहे हैं, और जैसा कि आपने कहा कि इट इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर, इट इज़ हियर टू स्टे। तो ऐसे में जो मेंटल हेल्थ और डिप्रेशन की एक अलग पैंडमिक जो है हमारे सामने उभर कर आ रही है, जो कि अभी शायद स्पष्ट रूप से दिखाई ना दे रही हो, लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ बढ़ रही है। एक आप हेल्थ सेक्टर में इतने देर से काम कर रही हैं, आप क्या मानती हैं कि इसको डील करने के लिए अब क्या कुछ कदम उठाने की ज़रूरत है, और सबसे पहले तो इसको स्वीकारने की ज़रूरत है कि ये भी एक प्रॉब्लम निकल कर सामने आ रही है? ये बहुत ही बड़ा दुखांत है जी, बिकॉज हम ऐसी सोसाइटी है हमारी हिंदुस्तान में कि हम एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते हैं, और हमें प्यार चाहिए, मोहब्बत चाहिए, जब हम बीमार हैं तब भी चाहिए, जब हम घर पे हैं तब भी चाहिए। तो जो लॉकडाउन लगे हैं या हम पे रिस्ट्रिक्शंस लगी हैं, उससे हमें बहुत सा घर के अंदर बंद होके रहना पड़ रहा है, हमें उन्हीं फैमिली मेम्बर्स के साथ इंटरेक्ट करना पड़ रहा है जिनके साथ हम लॉक हो गए हैं। तो यूजुअल सिचुएशन में हम बाहर जाते हैं, दोस्तों के पास जाते हैं, अब सब कुछ वर्चुअल करना पड़ रहा है, या हम फ़ोन पे बात करते हैं या वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं, और कई बार वो दिल की बातें नहीं कर पा रहे हैं। कई लोग नेचर पसंद करते हैं, वॉक करना पसंद करते हैं, वो सब नहीं कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में बहुत ऑब्वियस है कि दिमाग पे बोझ पड़ता है। सो उसके लिए बहुत सी चीज़ें सरकार भी कर रही है, और इवन योगा आजकल ऑनलाइन भी अवेलेबल है, योगा सेशंस भी अवेलेबल हैं, मन को शांत करने के सेशंस अवेलेबल हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपको हल्का सा भी कुछ लगता है, ऑल्दो हम लोग मेंटल हेल्थ की एक अनदर इनिशिएटिव जो हमारा पंजाब गवर्नमेंट का हो रहा है इस वक्त, वो ये है कि सबसे पहले जो हमारे नर्सेस हैं जो फर्स्ट लेवल पे पेशेंट्स को डील कर रहे हैं, उनके लिए हम वेलनेस एंड हेल्थ सेशंस कर रहे हैं, जिसमें मेंटल हेल्थ सेशंस भी हैं। वो 4 सेशंस पर डे होते हैं और 3-3.5 महीने चलेंगे। और एक और प्रोग्राम जो हम कर रहे हैं वो केयर कंपेनियन प्रोग्राम है। तो जो लोग हॉस्पिटल में एडमिटेड रहते हैं, ये भी सिर्फ पंजाब का स्पेशल इनिशिएटिव है, निजी स्टेट का अपना स्टेट इनिशिएटिव है। उसमें क्या है कि जैसे मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, तो मैं तो बीमार हूँ, मैं बीमारी के साथ जूझ रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ जो मेरे परिजन मुझे मिलने आए हुए हैं या मेरा ख्याल रख रहे हैं, ऊपर से हम उन्हें भी सिखाते हैं कि मेरा घर जाके कैसे ख्याल रखना है। तो जब हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, उस वक्त हमारे मानसिक बोझ तो उस वक्त हमारी जो डाउट्स भी होते हैं ना, वो भी क्लियर होते हैं। अब सेकेंड बात मैं आपसे ये बताना चाहूँगी कि जो लार्जर लेवल पे मेंटल इश्यूज होते हैं, बहुत सी बातें होती हैं हम किसी से नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि ये मेरी प्रॉब्लम है, मैं ही सॉल्व करूँगा, मैं ही उसको करूँगा। तो उसके लिए इसको एक टैबू ना समझें। आप जल्दी से जल्दी, आपके आसपास कोई भी डॉक्टर हैं, कोई भी रिश्तेदार हैं, कोई भी बहन भाई हैं जो आपके फ्रेंड्स हैं, उनके साथ बात करें, ज़रूरत पड़ने पे डॉक्टर की हेल्प लें। और सबसे बड़ी बात ये है, मुझे बताएं, अगर हमारी टांग टूट जाती है, क्या हमें शर्म आती है कभी हॉस्पिटल में जाके प्लास्टर लगवाने में या उसको ऑपरेट कराने में? नहीं आती ना। तो अगर हमारे दिमाग में कुछ टूटता है तो हमें क्यों शर्म आती है? बिल्कुल। ये जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ की हम बात करते हैं, ये हमारे दिमाग की कोई सोच, कोई भी बात, कोई हमारे साथ घटना जो हुई है, हम उसको इस तरीके से देखें कि ये भी एक एक्सीडेंट है, हमारा वो चीज़ टूट गई है, अब टूटने के लिए हमें किसी डॉक्टर की ज़रूरत है। पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, सिर्फ इंसानों को नहीं, सोसाइटी को, सारी को, क्योंकि जैसे आपने पहले भी कहा कि अब हमारे पास चॉइस नहीं है, तो भाई ऐसी बीमारी से जूझ रहे हैं जो दूसरों को भी इफेक्ट करती है, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अपने कंसर्न को वॉइस किया जाए। डॉक्टर बलजीत, आपने योग की बात की, जो हमारे ऑल्टरनेटिव मेडिकल साइंस
एडवांसेस हैं, अलग अलग चिकित्सा पद्धतियाँ हैं, उस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि खासकर यूट्यूब पर इस तरीके के हम चैनल्स देख रहे हैं जो दावा करते हैं कि जो कुछ घरेलू मेडिसिन लेकर आप इससे छुटकारा पा सकते हैं, वो कितनी ऑथेंटिक हैं या कितनी डैमेजिंग है एट द सेम टाइम? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल किया एंड शायद यही इस वक्त की सबसे बड़ी मांग है। देखिए, जब तक आप हेल्दी हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कुछ भी फॉलो करें। लेकिन ये एक पैंडेमिक है। जब हम कोविड-19 की बात करते हैं तो पैंडेमिक का मतलब होता है कि पूरे संसार में फैली हुई प्रॉब्लम है, पूरे इंडिया में फैली हुई है, पूरे पंजाब में फैली हुई है और हमारे घर के आसपास फैली हुई है, राइट। सो मैं बाहर से अंदर इसलिए आई हूँ क्योंकि जब इतनी बड़ी फैली हुई चीज़ है तो उसके लिए मैं अपनी मन मर्जियाँ नहीं कर सकती। जब तक मैं सही हूँ, जब तक मेरी सेहत ठीक है, मैं किसी भी चीज़ को फॉलो करूँ वो ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं बीमार होती हूँ, मुझे चाहिए, बीमार का मतलब इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मुझे ज़ुकाम होता है या बुखार होता है या सांस लेने में तकलीफ़ होती है, तो मुझे चाहिए कि जो सरकार की द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल हैं उनको फॉलो करूँ, क्योंकि ना फॉलो करने से मैं ना सिर्फ अपने लिए खतरा कर रही हूँ बल्कि अपने परिवार के जो क्लोजेस्ट मेंबर्स हैं, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे स्पाउस हैं, मेरे बहन भाई हैं, मेरे बच्चे हैं, उनको खतरे में डाल रही हूँ, पड़ोसियों को डाल रही हूँ, रिश्तेदारों को डाल रही हूँ, लार्जर लेवल सारे संसार को प्रॉब्लम में डाल रही हूँ। सो उस वक़्त ये सब यूट्यूब का ज्ञान है, इनसे थोड़ा दूर रहें। एंड जब आप ठीक ठाक हैं तो आपको जो सूट करता है आप उसको करें, बट डेफिनेटली ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, योगा या फिजिकल एक्सरसाइजेज अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस आर हेल्पफुल। जब बीमार होते हैं तो कृपा डॉक्टर को ज़्यादा खतरा ना मोल लें। जी बिल्कुल। यहाँ पर हम रुक रहे हैं एक छोटे से मोटिवेशनल ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढकें। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया। स्वागत है एक बार फिर से आपका। आज हम बात कर रहे हैं कोरोना और ब्लैक फंगस पर, और इससे पहले कि मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हमारा ये जो डीडी पंजाबी हमारा चैनल है, ये हमारे सैटेलाइट के सभी प्लेटफॉर्म्स पर वो देखा जा सकता है। हम बात करते हैं डॉक्टर बलजीत कौर से। डॉक्टर बलजीत, जब हम हेल्थ सेक्टर की बात करते हैं तो इस पैंडमिक ने ऑन अ लार्जर स्केल हम देख रहे हैं कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ बजट को लेकर, चाहे किसी भी देश की बात करें और खासकर भारत की बात करें, तो वहाँ पर बहुत कुछ करने का स्कोप जो है वो खोल दिया है, क्योंकि अब हमें ऐसे पैंडमिक्स के लिए आगे तैयार रहना होगा। डेफिनेटली, एंड बहुत सी चीज़ें हो भी रही हैं। हमारे पूरे इंडिया में मिड लेवल हेल्थ केयर प्रोवाइडर इंट्रोड्यूस करे गए हैं, जो एक हर सब सेंटर पे 5000 की आबादी पे एक कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर होगा, उसके ऊपर एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर होगा। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है शुरू से, और सब डिविजनल हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। ये तो हमारा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसको हम स्ट्रेंथन भी कर रहे हैं, और काफ़ी पिछले 3-4 सालों से ये सिस्टम आ रहा है। बाई 2022 पंजाब में तो सारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स इन पोजीशन हैं, और जितने भी सब सेंटर्स हैं उन पे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर तैनात हैं, जो ये सारी सर्विसेज ऊपर से लेकर नीचे तक पहुंचाएंगे। और एक और बात मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाहती हूँ
कि सिर से लेकर पैर तक हमें जितनी प्रॉब्लम्स हैं, हमारे बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर डेथ सर्टिफिकेट तक हमारी जितनी भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं, इनके लिए सरकार में प्रोविजनिंग है। हमें जाकर सरकारी सेटअप में अपनी मांगे रखनी चाहिए, क्योंकि जब हम वहाँ जाएंगे ही नहीं तो वहाँ पे भी जो लोग हैं वो कितना मोटिवेटेड रहेंगे आपको वो सर्विस देने के लिए। चलिए, ये आपका हक है और ये आपको लेना चाहिए, इसलिए जागरूक बने। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर बलजीत कौर कार्यक्रम में आने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। हमारा ये कार्यक्रम हमारी ऑडियंस हमारे यूट्यूब चैनल डीडी चंडीगढ़ पर भी देख सकती है और आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो इसलिए हाफ नॉलेज इज़ ऑलवेज डेंजरस, ऐसा कहा जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप सही जानकारी लें, जागरूक बने और सही इलाज की ओर ये पहला कदम है। आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।